अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान ब्यूट की नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के इशू इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हीटअप हुए हैं और इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हमने इस चैनल पे पहले भी की जब जब पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक्स की, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की। 17 मार्च को जो एक अटैक किया था टीटीपी ने नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर, तो उसके बाद पाकिस्तान ने 18 मार्च की रात को जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की, उसके बाद फिर एकदम राइल अप हुई चीज़ें और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसे मामला सामने आना शुरू हुए कि पाकिस्तान ने जो है काफ़ी हार्ड स्टांस ले लिया और मल्टीपल स्ट्राइक्स की। पिछली दफ़ा अप्रैल 2022 के अंदर जो स्ट्राइक्स की थी वो सिर्फ खोस्त के अंदर की थी। उसमें बंदे ज़्यादा मरे थे, लेकिन ये वाली जो स्ट्राइक्स हैं इसमें मल्टीपल जगहों पे स्ट्राइक्स करके पाकिस्तान ने ये मैसेज दिया है कि हम एक डेटरेंस सेट कर रहे हैं ताकि आप लोग टीटीपी अगर दोबारा कोई हाई प्रोफाइल अटैक करेगी पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान विल रिटेलिएट टू सच मैग्नीट्यूड। अब ये जो चीज़ है इसकी वजह से फिर उनका जो जवाब आया, उन्होंने बॉर्डर के ऊपर आके जो है वो कुछ आर्टिलरी वगैरह को फायर किया। पाकिस्तान के कुछ बंदे ज़ख्मी किए, पाकिस्तान ने उनके बंदे ज़ख्मी किए जवाबी कार्रवाई में। तो ये अब एक यानी वो वाली चीज़ जो कभी किसी ज़माने में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान चल रही होती थी, वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान चल रही है। और बहुत से लोग, बहुत से मुबस्सिरीन, बहुत से एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो गनी को और करज़ई को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते थे, पाकिस्तानी एनालिस्ट स्पेशली, और इनके यहाँ एक डिस्कोर्स था कि शायद वो लोग जो हैं पाकिस्तान के मफाद में अच्छे नहीं हैं। उनके ज़माने में भी इस किस्म की हरकतें नहीं हुई जिस तरह इस जो पाकिस्तान जिनको अपना एसेट समझता था, यानी कि अफ़गान तालिबान, उनके ज़माने में ये हरकतें हो रही हैं। तो इसी चीज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने दोबारा से दावत दी है और दोबारा से मैंने दरख्वास्त की अली भाई को, सैयद मोहम्मद अली साहब को, कि वो आएँ और आके हमारे साथ डिस्कशन करें। अली भाई का तारुफ़ की मोहताज नहीं है, इस चैनल पे 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुके हैं और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हमने की है, स्पेशली इंडिया से। उस वक़्त हम ईस्ट के ऊपर फ़ोकस थे, लेकिन वो मुझे लगता है वेस्ट वालों ने कहा कि यार तुम लोग ईस्ट को छोड़ो, वेस्ट के ऊपर फ़ोकस हो जाओ। तो उस सिलसिले में आज दोबारा मैंने उनको स्टूडियो में दावत दी, तो ही इज़ काइंड इनफ कि उन्होंने दोबारा हमें जॉइन किया। वेलकम टू अवर शो सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, जैसे मैंने प्रिएम्बल में कहा कि ये एक जो इसमें पॉइंट जो हमें अब सुनने को मिल रहा है ना, हम लोग जो बड़े यूफ़ोरिया के अंदर थे उस वक़्त कि यार तालिबान आ गए हैं, तो अब तो जो है ना पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे हालात हो जाएँगे। टीटीपी तो बस कल की बात है, ख़त्म हो जाएगी और इंडिया तो भाग गया। और उस वक़्त था भी ऐसे ही, इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई थी। इंडिया का मीडिया, मुझे याद है, आई वाज़ मॉनिटरिंग दैट, तो इंडिया उस वक़्त बिल्कुल चीख रहा था और पाकिस्तान के अंदर एक खुशी के शादियाने बज रहे थे। बल्कि हम इसको वो 1971 के बदले से ताबीर कर रहे थे कि देखो 15 अगस्त को हमने जो है ना ये किया जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है। तो ये क्या हुआ पिछले 2 ढाई साल के अंदर, हम देख रहे हैं, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ये जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान ने स्पेशली, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? यानी इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आज कुछ थोड़ी-सी गुफ्तगू करें। बट स्टार्टिंग फ्रॉम आई वुड लाइक टू हैव योर इनपुट कि आप समझते हैं कि ये जो आइडिया है एस्केलेट करने का और स्ट्राइक करने का क्रॉस बॉर्डर, ये ठीक है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था, उसका बुनियादी मुहर्रिक जो है, हुँ, वो मैं समझता हूँ कि दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि आई थिंक कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना बदकिस्मती से लबरेज़ हो गया। उस वक़्त जबकि ना सिर्फ़ ये कि जो तमाम तर दोहा अकॉर्ड के तहत 4 बड़ी कमिटमेंट्स थीं, वो पूरे मौजूदा काबुल इंतज़ामिया के दौरे हुकूमत के दौरान पूरी नहीं हुई हैं। मुख्तलिफ़ उसकी वजूहात हैं। और दूसरी जानिब ये कि पहले तो एक हमदर्दी का पहलू था टीटीपी के हवाले से कि जनाब आप मुज़ाकरात करें। पहली स्टेज में उनकी स्ट्रैटेजी काबुल इंतज़ामिया की ये थी कि जब उनको उनको कहा गया कि इन लोगों को हमारे हवाले करें या इनके लिए फैसिलिटेशन बंद करें, तो उन्होंने कहा जी आप इनसे नेगोशिएट करें, हुँ, जो कि टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, ये पहला स्टेप था। फिर जब वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, बल्कि उन मुज़ाकरात को टीटीपी ने यूज़ किया अपने आप को मज़ीद कंसोलिडेट, ऑर्गेनाइज़, एस्टेब्लिश, आर्म, इक्विप करने के लिए, हुँ, तो पाकिस्तान को एहसास हुआ कि इसका भी फ़ायदा नहीं है। और नई मौजूदा जो फ़ौज की क़यादत है उसने ये फ़ैसला किया कि हमें इनके साथ एक फ़ैसला कुन अंदाज़ में काउंटर टेररिज़्म स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो उसके तहत जब उनसे ताउन की दरख्वास्त की गई, तो उसमें भी उन्होंने कुछ पसोपेश से काम लिया। काबुल ठीक है। इंतज़ामिया ने ताउन फ़ोर्थ कमिंग नहीं था। हुँ, अच्छा, अब जो तीसरा लेवल है,
वो जब अच्छा, मैं 2 बातें और इस हवाले से करना चाहूँगा जो कि इसमें पूरी हकीकत को जामिया और हकीकत पसंदाना अंदाज़ में समझने में मदद देंगी। देखिए, दोहा अकॉर्ड जब साइन हुआ, तो ये बात हुस्न इत्तेफ़ाक नहीं है कि दोहा अकॉर्ड साइन होने से काबुल के में इक़्तिदार सँभालने तक का जो सवा साल का दौरानिया है, इस दौरान अमरीकी अफ़वाज पे अफ़गान तालिबान की जानिब से कोई हमला नहीं हुआ। ठीक है। इससे ये बात साबित होती है कि अगर वो चाहें तो अपने पूरे इंतज़ामी ढांचे के ऊपर कंट्रोल और उसकी कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी और उसमें एक पॉलिसी का की इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर कर सकते हैं। जबकि जब उन्होंने काबुल का इक़्तिदार सँभाला, वहाँ से लेके आज तक आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी के हमले मुख्तलिफ़ तंज़ीमों की जानिब से हुए हैं, उनमें एक बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा देखने में आया है। हुँ। बदस्तूर इस बात के कि पाकिस्तान बारहा उनको हाईएस्ट लेवल पे कहता रहा कि इनका सदेबाप किया जाए, हमारे हवाले किया जाए, का जॉइंट ऑपरेशन किया जाए, जॉइंट इंटेलिजेंस की जाए, लेकिन ये बिल्कुल फ़ोर्थकमिंग नहीं था। तीसरा पहलू इसका जो है वो आइडियोलॉजिकल है कि आप जानते हैं कि जो उनकी नज़रियाती क़यादत है, उससे भी बारहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज किया गया हुँ। और उनसे ये एश्योरेंस दी गई कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट टीटीपी को नहीं है पीटीआई अफ़गान तालिबान की जानिब से। लेकिन उस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के बावजूद हकीकत ग्राउंड पे ये है कि ना उनके ख़िलाफ़ टीटीपी के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई हुई, बल्कि उनकी कार्रवाइयों में इज़ाफ़ा देखने में आया। और अल्टीमेट लेवल ये था कि जब पाकिस्तान ने एक रीसेंट भारतीय एक हाई लेवल जो काबुल का विज़िट हुआ, जिसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की अफ़सर की उनकी मुलाकात हुई, उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान में एक बड़ा वाक़या होता है जिसमें आला अफ़सरान शहीद होते हैं पाक फ़ौज के, और पाकिस्तान आखिरी यानी कि मेजर के तौर पे इसको इस्तेमाल करता है डायरेक्टली अपने सिक्योरिटी मफादात के तहत उन अफराद को टारगेट करने के लिए जो कि बराह रास्त इस हमले में इन्वॉल्व है। मुलविस हैं। तो उसके बाद जो बयान या नैरेटिव अफ़गान हुकूमत की जानिब से सामने आया, उसमें भी मैं समझता हूँ किसी हद तक इस एहतियात को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा गया कि पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत, अफ़गान फ़ौज, अफ़गान रियासत या अफ़गान शहरी को टारगेट नहीं किया। हमने सिर्फ़ उन इंडिविजुअल्स को टारगेट किया है जिनके ख़िलाफ़ आप आइडियोलॉजिकल डिसओनरशिप के बावजूद एक लॉ इन्फोर्समेंट का एक्शन लेने में नाकाम हैं और बदस्तूर उनकी जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर आप इसको क्विकली कंपेयर करें ईरान के बिहेवियर से, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, कि देखें एक जानिब ईरान की रियासत ने बज़ाहिर डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हुँ। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उन्होंने एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल रियासत होने का ये सबूत दिया कि गलती का एतराफ़ किया और इस बात को अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बावजूद कि जनाब इसमें कोई ईरानी शहरी हलाक नहीं हुआ है और जो टारगेट हैं वो सिर्फ नॉन ईरानियंस हुए हैं। जिसके बाद बहुत टाइमली हमने डीएस्केलेट किया, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। अब आने वाले कुछ दिनों में हम शायद प्रेज़िडेंट को देख लेंगे। उनके सदर की विज़िट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इस बिहेवियर को आप कंपेयर करें अफ़गानिस्तान से कि हुँ। एक नॉन स्टेट एक्टर जिसको आइडियोलॉजिकली डिसओन कर चुकी है अफ़गान तालिबान की लीडरशिप, वो बदस्तूर वहाँ की टेरिटरी और रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमलावर है। और जब उनके ख़िलाफ़ कोई लॉ इन्फोर्समेंट की काउंटर टेररिज़्म ऑपरेशन एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की जाती है, इस एहतियात को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए कि जनाब हम किसी अफ़गान शहरी को, सिटीज़न को, ऑफ़िशियल को, गवर्नमेंट को, फ़ौज को टारगेट नहीं कर रहे। तो उनके दिफ़ा में एक मज़ीद प्रोवोकेटिव बयान मैं समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल रियासत से मुतकासी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपने बात की कि पाकिस्तान का एक थ्रेशहोल्ड था जो कि आहिस्ता-आहिस्ता एक स्टेप, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, वो जो एस्केलेशन लैडर होता है उसको हमने जी, आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पहले भी कुछ स्ट्रिंजेंट किस्म के एक्शंस लिए जा चुके हैं। एक स्ट्राइक मैंने जैसे पहले कहा कि 2022 में भी की थी हमने अप्रैल में, और उसमें बल्कि 45 बंदा जो है हमने मार दिया था। 15 मेरे ख़्याल उसमें सिविलियन थे जो कि बच्चे और औरतें थी, और 30 के करीब वो उन्होंने क्लेम किया था कि टीटीपी के लोग हैं। अभी भी ये क्लेम आया कि 8 जो हैं वो सिविलियंस इसके अंदर जो हैं वो मारे गए हैं, औरतें और बच्चे।
जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी उठाया, यानी पाकिस्तान का वो जो एक केस था कि पाकिस्तान ने बेसिकली टीटीपी को टारगेट किया है, वो केस विक्टिमहुड के तनाजुर में तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फेड अवे हो गया है। और पाकिस्तान का वो जो एक डिविडेंड था पाकिस्तान जो लेना चाहता था स्ट्राइक से, वो उसको पूरी तरीके से गार्नर नहीं कर सका। तो एक तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है कि मीडिया मैनेजमेंट के अंदर या परसेप्शन मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ बहरहाल एक डिस्कोर्स का हिस्सा तो है, और आपके पास इसका कोई खातिर खा जवाब नहीं होता जब भी इस तरह की कोई स्ट्राइक्स होती हैं। दूसरा ये कि टीटीपी के मसले को हम लोग पिछले 2.5 साल से इनके साथ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जब से ये लोग आए हैं। मल्टीपल, जैसे आपने भी कहा कि नेगोशिएशंस के वो हुए, मामलात हुए, 2 मेरा ख्याल है या 3 पॉलिटिकल हमने वो बंदे भेजे, उसके बाद एक हमने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की उसमें रिलीजियस स्कॉलर्स को भेजा, और भी मौलाना फजल रहमान भी गए, और भी बहुत सारे मामला चलते रहे पब्लिक डिप्लोमेसी में, हम इन्वॉल्व रहे, आपको मालूम है इस बात का। लेकिन उसके बावजूद अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई खातिर खा हमें नहीं मिली, तो हमने फिर एक और स्ट्रिंजेंट स्टेप लिया था रिपैट्रिएशन का, जो इलीगल इमिग्रेंट्स या का। मुफ्ती तकी जो FM मुत्तकी हैं, अमीर ख़ान मुत्तकी, इनके बारे में फिर एक ट्वीट आई मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की तरफ से, आपने भी शायद पढ़ी होगी। और उसमें उन्होंने लिखा कि वो एक सेल्फी ली हुई थी जिसमें वो बैठे हुए थे उनके साथ। उन्होंने कहा जी कि मैं पता नहीं रशिया में या मॉस्को में कि उनसे मिला हूँ, और उन्होंने मुझे ये कहा है कि जी कि आप लोग हमें जितना पुश करेंगे हम उतने जो है वो अपने उसमें स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे, तो आप हमें पुश ना करें। तो इस तरह का अगर रवैया है अफ़गान गवर्नमेंट का, और हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो हैं उनको उसी तरीके से पोर्ट्रे करेंगे, यार अगर इनको आप इस तरह डील करेंगे तो ये तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर और ये है और वो है, एक फियर फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो डू यू थिंक दिस इज़ समथिंग जो कि ब्रूइंग अप थी, एक वो जैसे कहते हैं ना मेथड इन मैडनेस था, कि ये वो चाहते थे कि ऐसे हो, पाकिस्तान रिटेलिएट करे, इस ट्रैप में फंसे, और हमारे पास एक कार्ड आ जाए खेलने का पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव में? देखिए, मैं समझता हूँ इन तमाम आपकी जो आपका असेसमेंट है उसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी जो बुनियादी वजह है मेरी राय में, वो ये है कि जो काबुल इंतज़ामिया है वो अभी तक एक नॉन स्टेट एक्टर के पैराडाइम से निकली नहीं है। ठीक है। और उसकी सोच, उसका अंदाज़े फ़िक्र, उसका अंदाज़े कलाम, उसका स्टेट क्राफ़्ट की जानिब जो अप्रोच है, वो अभी तक जो एक स्टेट क्राफ़्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है, ठीक है? आप एक मार्क्सिस्ट हो सकते हैं, आप थियोक्रेटिक हो सकते हैं, आप डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, आप टोटलिटेरियन हो सकते हैं, आप एक मोनार्की हो सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से कतई नज़र। इंटरनेशनल जो आपका बिहेवियर है इकोनॉमिक डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में, सिक्योरिटी डोमेन में, वो लीगली और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुतकाज़ी होना ज़रूरी है। ठीक है। देखें, अगर ईरान का वज़ीर ख़ारजा या सदर अक़वाम मुत्तहिदा जाके अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है, तो उसको भी अमेरिका का वीज़ा चाहिए, और अमेरिका उसको वीज़ा दे रहा है कि आप मेरी ज़मीन पे आके जो अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग है उसमें जाके आप मेरे ख़िलाफ़ बात करें। तो ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, ठीक है? तो मुझे यूँ लगता है कि इनके अंदर थोड़ा-सा ना शायद ओवर सिम्प्लिफिकेशन हो, लेकिन ये मैं समराइज़ कर रहा हूँ। जो उमूर रियासतगरी है, जो स्टेट क्राफ्ट है, उसकी जो पेचीदगियाँ और मैच्योरिटी है, उसकी थोड़ी-सी कमी है, जो कि एक हकीकत पसंदाना बात है। क्योंकि देखिए, इनका जो रैंक एंड फाइल है, स्ट्रक्चर है, उन्होंने 30-40 साल जो है वो मैदान जंग में गुजारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और उसमें वो बहुत उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। लेकिन गवर्नेंस करना, डिप्लोमेसी कंडक्ट करना, रिलेशंस को रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट करना, मेंटेन करना, ममालिक के साथ रिलेशंस को इस्तवार करना, मसाइल के बावजूद उनको हल करने के लिए पेशरफ्त करना, मुझे यूँ लगता है कि इन स्किल सेट की, इस विज़डम की किसी हद तक कमी है। इसी वजह से वो पाकिस्तान की बिलखुसूस, लेकिन इस खित्ते और आलमी बरादरी के बिलअमूम तवक्कुआत पे पूरा उतरने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। और इसकी भी मैं समझता हूँ 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह जो है वो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा जो है वो स्ट्रक्चरल फैक्टर है, ठीक है, और कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मसाइल हैं, और तीसरा कल्चरल है। और जो वजूहात हैं जिस वजह से वो आलमी बरादरी की तवक्कुआत पूरी नहीं कर रहे
और अपनी कमिटमेंट्स भी नहीं पूरी कर रहे। मैं समझता हूँ बहैसियत मजबूरी ये तीनों फैक्टर्स उनकी एबिलिटी पे या डिज़ायर पे असरअंदाज हो रहे हैं। आइडियोलॉजिकल ये है कि जनाब ऑब्वियसली उनकी एक यूनिक पिकुलियर आइडियोलॉजी है जो एक इस्लाम की एक पश्तून कल्चरल हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस और कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो एक यूनिक है, जिसमें पश्तून प्राइड भी है, अपना जो उनका एक कल्चरल लाइफस्टाइल है उसकी भी बहुत अहमियत है, और फॉरेन इंटरवेंशन के बारे में बहुत सस्पिशन भी है, और एक लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम भी है। तो ये जो इसकी वजह से उनका जो कल्चर बनता है उस इदारे का, वो जो तवक्कुआत रखता है और जो ख्वाहिशात रखता है आलमी बरादरी से, वो उस प्रैग्मेटिज़म और एस्ट्यूट डिप्लोमेसी को तरह मुश्किल बनाती हैं। मसलन जिसको आप नज़रियाती तौर पे गलत समझते हैं उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उससे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये आइडियोलॉजिकल मसाइल भी हैं, और जिसकी वजह से आपकी एबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशन वो भी मुश्किल है। लेकिन इधर फिर और दो बातें मैं क्विकली कर लूँ, और दूसरा उनका स्ट्रक्चरल इशू है, जिस तरह आपने भी इब्तदाई कलमात में कहा, स्ट्रक्चरल लीडरशिप आइडियोलॉजिकल है। मिडिल टियर जो है वो ट्राइबल लाइंस के ऊपर है, एथनिक लाइंस के ऊपर है, और जो रैंक एंड फाइल है वो आपका फुट सोल्जर है जिसका लड़ने मरने का बहुत तजुर्बा है। तो अब आप इससे इस तरह की अफरादी कुव्वत से कैसे एक रियासत बनाते हैं, मार्ज़ वजूद में लाएंगे जो दुनिया की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी। मैं एक छोटी सी क्विक एग्जांपल दे दूं, देखें पाकिस्तान में जब मार्ज़ वजूद में आया था तो कायद आज़म, आपको याद होगा कि कायद आज़म ने हिंदुस्तान के अंदर भी जो बहुत पढ़े लिखे काबिल हुक्मा थे, स्कॉलर्स थे, जजेस थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनको डायरेक्टली पर्सनल हैंड राइटिंग में खतूत लिखे थे कि ये पाकिस्तान बन रहा है, आप आएँ और इसमें मेरा हाथ बटाएं। उन्होंने पारसी फैमिलीज़ को कहा जी आप कराची में स्कूल खोल दें। उन्होंने अब्दुल्ला हारून को कहा कि आप मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के बयानियों को प्रमोट करने के लिए डॉन अखबार निकाल दें। उन्होंने निज़ामी साहब को कहा कि आप नवाए वक्त निकाल दें। उन्होंने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को इनवाइट किया कि आप इंडिया के बजाय पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें। तो उन्होंने उस बात का इदराक किया कि मैं इतनी बड़ी जो रियासत बना रहा हूँ उसमें उस सलाहियत, तजुर्बे और एक्यूमेन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए मुझे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से वो स्किल पुट अट्रैक्ट करना है। यहाँ क्या सूरत हाल है, आप इतनी बुरी तरह गवर्न कर रहे हैं और इंक्लूसिव सेटअप आप बनाने में नाकाम है, इसलिए कि आप डिफरेंट आइडियोलॉजी और एथनिसिटी को टॉलरेट और एब्जॉर्ब करने का विजडम आप शो नहीं कर रहे, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल उनकी सुन्नत है कि रियासत मदीना में तो उन्होंने यहूदियों को, काफिरों को, ईसाइयों को सबको साथ लेके चले हैं। और अगर आप एक नज़रियाती रियासत बना रहे हैं तो सबको साथ लेके, आप दूसरे मुसलमानों को जो कि सिर्फ इथनिकली आइडियोलॉजिकली डिफरेंट उनको नहीं लेके चल पा रहे, और फिर आप बैड गवर्नेंस इतनी कर रहे हैं कि आपकी आबादी का 40-50 लाख लोग दीगर ममालिक में सर छुपाने के लिए मजबूर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत गेपिंग फुकदान नज़र आता है, जिसका इदराक और एहसास उनको जिस कदर जल्दी होगा वो पाकिस्तान जैसे वेल मीनिंग जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तजुर्बे से, उनके वसाइल से, उनकी गुडविल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, बजाय ये कि उनके जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स को आप इग्नोर करें, मज़ीद प्रोवोकेशन में जाएं और एक इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा करके मज़ीद अपने लिए मसाइल में इजाफा करें और इस खत्ते को भी कशीदगी में डालें, जिसकी वजह से जो इस रीजन में कनेक्टिविटी की प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो भी ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, आपने आइडियोलॉजिकल आस्पेक्ट की बात की है कि जिनके साथ आप आइडियोलॉजिकली अलाइंड नहीं है उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करेंगे, बट दे आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। सिंकियांग का इशू तो उधर ही खड़ा हुआ है और वो बड़ा सिंकियांग के चैम्पियन भी बनते थे जब तक ताकत नहीं थी उनके पास, हुकूमत नहीं थी, तो उनके बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे कमांडर्स, बल्कि ख़ुद मेन स्ट्रीम उनका ये बहुत बड़ा इशू था कि ये सिंकियांग के मसले के ऊपर आवाज़ उठाते थे, पाकिस्तान को बल्कि लताड़ते थे इनके फ़ैन बॉयज़ और सारे के जी कि आप तो चाइना के चूँकि पिट्ठू हैं, इस वजह से आप सिंकियांग के मुसलमानों के बारे में बात नहीं करते। तो अब ये चाइना वो सिंकियांग वाला मसला और ईटीआईएम का मसला वो तो इनका हल हो गया। इसी तरीके से आप देखें कि आज़रबाईजान के साथ और उज़्बेकिस्तान जो कि बेसिकली प्रीडोमिनेटली एलितिशी कम्युनिटी है, उनके साथ ये लोग चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों चाबहार गए हुए थे जी जी, इन्वेस्टमेंट की बात भी करने, तो ईरान के साथ भी उसमें कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकली तो 180 डिग्री लेवल पे उनके साथ
इंडिया के साथ इन्होंने पिछले दिनों गुफ्तगू की है, तो ये पाकिस्तान के साथ आके इनको सारी आइडियोलॉजीज याद आती हैं। नहीं, बड़ा अहम सवाल किया। मेरे ख्याल में इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक एस्पेक्ट तो हिस्टोरिकल है और अगेन दूसरा कल्चरल और स्ट्रक्चरल है। अ, चीन और ईरान के हवाले से एक मुख्तलिफ बात ये है कि बराह रास्त ईरान में या चीन के अंदर कोई ऐसी इंसर्जेंट या टेररिस्ट मूवमेंट नहीं चल रही जिसका डायरेक्टली जिसकी पुष्ट पनाही सपोर्ट या आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो तालिबान या उसके किसी फैक्शन की जानिब से हो। लेकिन आइडियोलॉजिकल पोटेंशियल तो है ना। हाँ, मैं वो पॉसिबिलिटी है, हालांकि कुछ वाक़यात 25 साल पहले मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही। ठीक है। मैं प्योरली जियोपॉलिटिकल और रियलिस्ट पैराडाइम में ये बात करते हुए कहूँगा कि एज अ पाकिस्तानी मुझे ये एहतमाल लगता है कि उनकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन में मसाइल हैं, जो उनके फाइनेंशियल मसाइल हैं, प्लस हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी की अपनी दाखिली ज़रूरियात और मजबूरियों और तल्ख़ तजुर्बात के पेश नज़र जो फ़ैसला किया है कि गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुक़ीम है उनको वापस इज़्ज़त के साथ और बाज़ाब्ता अंदाज में अपने मुल्क रवाना किया जाए और हम किसी मुल्क में तफरीक ना करें वीज़ा पॉलिसी के हवाले से कि वो अफ़गानी है या ईरानी है या अरबी है या इंडियन है। भाई पॉलिसी तो आपकी उस क्राइटेरिया की बेसिस पे, अगर वो सिक्योरिटी क्लियरेंस और रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो वो आएगा, वरना नहीं आएगा। इसमें पहली बात। और उसकी वजह से, और दूसरा जो हमने अपने गवर्नेंस के हवाले से जो इकोनॉमिक क्रैकडाउन शुरू किया है, टैक्स नेट को वाइडन करना शुरू किया है, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया है, तो ये भी हकीकत है कि चूँकि फॉर्मली डिप्लोमेटिक टाइज इनकी दुनिया के साथ नहीं है, तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल का हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली इनकी इकॉनमी ब्लैक इकॉनमी पर डिपेंडेंट है हेवीली, जो एक रियलिटी है। मतलब ये रिडिकुलस बात है कि पाकिस्तान का जो डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो क्या उनकी मईशत पाकिस्तान से 3 से 4 गुना मजबूत है कि उनका पैरिटी जो है 70s के अराउंड है, 70 to 80 रुपीज़ पर डॉलर। यहाँ पे 250 के करीब हालात हैं। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जब पाकिस्तान ने ये इकनॉमिक क्रैकडाउन शुरू किया स्मगलिंग और होर्डिंग और इन तमाम मामलात की तरफ, और मॉनिटरिंग शुरू की इवन ट्रांजिट ट्रेड की भी, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि थोड़ा सा हीट जो है उनकी, चूँकि हैवी डिपेंडेंस है ब्लैक इकॉनमी के ऊपर, एक रियलिटी है, तो उनको फेस हुआ और इन्होंने थोड़ा सा सरफ़ नज़र डिलिबरेटली एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी करना शुरू किया, जो टीटीपी की सरगर्मियाँ यहाँ से चल रही थी एज अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, एज अ लिवरेज। और बजाय ये कि वो रेसिप्रोकेट करते, देखें भाई, अगर आपने बात की, वो चीन जाना चाहते हैं अफ़गानी, ठीक है, या ईरान जाना चाहते हैं या यूरोपियन यूनियन जाना चाहते हैं, तो वो जो रिक्वायरमेंट और सब्र तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा वहाँ पे उस वीज़ा प्रोसेस में करते हैं, वो पाकिस्तान से क्यों तवक्को नहीं करते? ठीक है, मतलब इट मेक्स नो सेंस। और जब हम आपसे कहते हैं कि भाई हम भी आपसे वही तवक्को करते हैं जो हम दुनिया के किसी भी और मुल्क से, मतलब सऊदी अरब हमारा ब्रादर मुल्क है, उसकी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे मुल्क में, लेकिन एक सऊदी अरब का बंदा भी पाकिस्तान में एक इन्वेस्टर भी आएगा तो उसको वो वीज़ा के प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। आप अगर वेल मीनिंग हैं, सिंसियर हैं, पीसफुल इंटेंशन के साथ पाकिस्तान में अपनी तालीम के लिए, इलाज के लिए, कारोबार के लिए आना चाहते हैं, तो फिर क्या वजह है कि आप उस प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं? दैट मेक्स मी एज अ पाकिस्तानी सस्पिशियस कि कोई ऐसा मामला है जिसको छुपाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ट्रस्ट की जो बेसिस है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, अगर आप वेरीफाइबल एविडेंस नहीं दे रहे कि जनाब आपका टैक्स की क्या इनकम है, किधर लगी हुई है, और यकीनन मुझे इस बात का एहसास है कि लाखों अफ़गानी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका कारोबार, उनकी ज़िंदगियाँ उस पर डिपेंडेंट हैं, तो ऑल द मोर रीज़न कि वो एक सबूत दें पाकिस्तान को कि वो वेल मीनिंग है और लॉन्ग टर्म पीसफुल इंटेंशन रखते हैं और यहाँ पे जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और यहाँ के कानून का और जो प्रोसीजर्स हैं उनका एहतराम करते हैं। तो मैं तो, बल्कि मैंने कई दफ़ा ये कहा भी उस मौके पे जब ये पॉलिसी सामने आ रही थी कि जनाब
अफ़गान हुकूमत का फ़ायदा इसमें है कि वो अफ़गान शहरियों की रहनुमाई करे, फैसिलिटेट करे और उनको इनकरेज करे कि वो पाकिस्तान की, अगर वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान आके फ़ायदा उठाना चाहते हैं यहाँ के मौक़े से, तो उनके क़वानीन का एहतराम करें। ठीक है। तो मैं ये बात समझने से कासिर हूँ। अच्छा, आखिरी 2 क्वेश्चन हैं मेरे क्विकली। एक तो यही कि हमारे यहाँ भी उनके यहाँ तो चलो जो मसला है सो है, और उनके यहाँ भी आपने जैसे कहा कि एक इमेच्योरिटी और एक अभी तक वो वाला मैच्योर मेरे ख्याल में एक कॉन्डक्ट जुमले में अगर मैं कहूँ, मुझे ये फ़ील होता है दे टेक पाकिस्तानीज़ फॉर फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड। तो वो चले, वो एक उनका एक है मामला। हुँ। हमारे भी तो इसी तरह करते हैं। हमारे इंटरनल मैं देख रहा था जब से ये स्ट्राइक्स हुई हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, ईरान का जब मसला हुआ उस वक़्त भी ये बात सामने आई, उसके बाद ये वाला मसला हुआ तब भी ये बात सामने आई, और ज़ोरों शोर से पॉलिटिकल नैरेटिव एक बिल्ड किया जाता है कि जी के फ़लाने साहब होते या फ़लाने पॉलिटिशियन होते या फ़लाने लीडर होते तो मामलात इस वक़्त हल हो चुके होते। और पाकिस्तान जो है ये वेस्ट के ऊपर इसलिए बॉर्डर पे ये स्ट्राइक्स कर रहा है और इसलिए ये हमले होने दे रहा है अपने अंदर भी, ताकि दोबारा से जंग को बढ़ाया जाए, और अमेरिका के कहने पे या किसी फॉरेन और कंट्री के कहने के ऊपर आप ये इंटरवेंशंस कर रहे हैं ताकि आपको डॉलर शॉलर मिलें। जी। एक तो ये जो डॉलर मिलने वाली बात है, ये किस हद तक जो है वो, आई मीन यू अंडरस्टैंड अमेरिकन्स वेरी वेल, यू हैव वर्कड विद देम एज वेल। दूसरा ये कि ये जो आखिरी जो मेरा क्वेश्चन इसके बाद होगा जो इंटेलिंग है, जाता हुआ कहाँ देख रहे हैं सारे मसले को? अभी मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी कि ट्रेड एक डेलीगेशन जो है वो जा रहा है, जिसको सेक्रेटरी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो लीड करेंगे पाकिस्तान से अफगानिस्तान, उनके इनविटेशन के ऊपर। दूसरी साइड पे ये भी मसले चल रहे हैं हमारे नॉर्मल। तो हम फिर कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं अपने रिलेशंस को अफगानिस्तान के साथ? तो ये 2 क्वेश्चंस अगर आप इनको एड्रेस कर सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जैसा मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान की जो सोच में अफ़गानिस्तान के हवाले से बतदरीज पिछले 3 साल में तब्दीली आई है, वो उन तकलीफ़ें, तजुर्बात और डिसअपॉइंटमेंट्स के नतीजे में आई है। उसका मकसद कोई इल इंटेंशन नहीं है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। ये हकीकत है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किसी कौम ने इतनी दरिया दली का, फ़राख दिली का मुज़ाहरा नहीं किया, शायद तारीख़ में नहीं किया, कि 30-40 लाख अफ़गानियों को हमने न सिर्फ पनाह दी बल्कि इज़्ज़त, रोज़गार, सलामती सब कुछ प्रोवाइड किया उनको। और लेकिन ये अफ़सोसनाक बात है, जिस तरह मैंने अभी कहा, कि उन्होंने हमें टेक फॉर ग्रांटेड किया और हमसे ये तवक्को रखी कि हम किसी क़ानून और दूसरे ज़ाब्ते से बालातर होके कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान नहीं है, आई एम सॉरी। हम एक 24 करोड़ आबादी का एक एटमी ताकत हैं, हमारा दुनिया में एक मुकाम है और हम दुनिया का एक मुस्बत रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर हैं और रहना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है? और तो बल्कि अफ़गानिस्तान के लिए हमने जितनी सफारती कोशिशें की उनको मेन स्ट्रीम इंटरनेशनली इंगेज करवाने के लिए, मैं समझता हूँ हमने अपना काफ़ी पॉलिटिकल कैपिटल उसमें ख़र्च भी किया, और जो कि दुनिया उस वक्त तैयार नहीं थी। रीजनल अप्रोच हो, ग्लोबल अप्रोच हो, इस्लामिक अप्रोच हो, किसी भी हमने इनिशिएटिव में। कराया अपने हाँ, बिल्कुल। और बल्कि उसका एक हवाला मैं क्विकली देता चलूँ कि अभी कल भी जो टेस्टिमनी थी यूएस कांग्रेस में, उसमें अमरीकी जो सबसे आला अफसर हैं पूरे इस खित्ते के पॉलिसी को बनाने और स्टीयर करने के, जो रिस्पॉन्सिबल डोनाल्ड लू साहब, उन्होंने से ये बात, जब उनसे सवाल किया गया कांग्रेस में कि जनाब पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो बड़ी मशकूक रिलेशनशिप लगती है। तो मशकूक का मतलब ये है कि अमरीकियों को भी ये समझ नहीं आ रही कि एक ऐसा मुल्क जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अफ़गानियों को अपने घर में जगह दी, उनको बर्दाश्त किया, उसके उनकी सलामती के लिए उस वक्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन की रॉन्ग साइड पे आए, उनका थ्रेट मोल लिया। एक दौर था, आप और मेरी उम्र कम है, अर्ली 80s में स्कड मिसाइल आके गिर रहे होते थे पाकिस्तान में। आप इमेजिन करें, आप एक सुपर पावर के आगे खड़े हो गए इन अफ़गान भाइयों के लिए, और ये थ्रेट था हमारे लिए। और मैं आपको तारीख़ की हकीकत आपके तवज्जुह से बताता चलूँ, देयर इज़ ऑन रिकॉर्ड, अब ये चीज़ अब डिक्लासीफाई हो चुकी हैं। आप अनवर शमीम साहब एयर चीफ मार्शल की पढ़ लें, किताब पढ़ लें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, कि जनरल ज़िया जब हमारे सदर थे, उनको रशियन एम्बेसडर ने उनके ऑफिस में आके थ्रेट किया था डायरेक्टली। तो आप समझते हैं एक सुपर पावर का नुमाइंदा आके आपके सदर को थ्रेट कर रहा है, और हम अफ़गान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। और आज वो अफ़गान भाई जो हैं, जब उनकी सरज़मीन, उनके घर से हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है और हमले हो रहे हैं, यू आर लुकिंग द अदर वे। तो मतलब दिस इज़ नॉट इनफ। आई थिंक पाकिस्तानीज़ फील बिट्रेड एंड डिसअपॉइंटेड। हम जो है वी फील लेट डाउन, और इस
मैं समझता हूँ एहसास इस हकीकत का उनको जितनी जल्दी इदराक और एहसास होगा, ना सिर्फ ये कि वो हमारी गुडविल को दोबारा शायद हासिल कर सके, बल्कि साथ ही साथ अपने जो माशी समाजी मसाइल हैं उनको भी बेहतर अंदाज में हल कर सकेंगे। जहाँ तक आपने चीन, ईरान, दीगर ममालिक की बात की, देखें मैं समझता हूँ वो ममालिक भी, मैं आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहता हूँ, और मैंने जिस तरह अमेरिका की एग्जांपल दी कि वो भी हैरान है कि वो मुल्क और वो कौम जिसने सबसे ज़्यादा इनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, सबसे ज़्यादा इनके लिए तकलीफ़ें उठाई हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने कवानीन को बालाए ताक रखा, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ जब दहशतगर्दी होती है तो ये कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो कल ये बाकी ममालिक के साथ इनका तर्ज़ अमल क्या इसी किस्म का होगा? तो इस एस्पेक्ट को मैं नहीं समझता कि ईरान, तुर्की, चीन, रूस जैसी मैं समझता हूँ वाइज नेशंस एंड सिविलाइजेशन इतनी बड़ी हकीकत को ओवरलुक करेंगी इन देयर एंगेजमेंट विद अफगानीज। थैंक यू सो मच अली भाई, आपने आज फिर हमें टाइम दिया और हमने इस पे एक गुफ्तगू दोबारा से की और कुछ चीज़ें बहरहाल तशना तलब रह गई, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई चीज़ पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे वो जिक्र किया था रिकॉर्ड के, इनके अपने आपने वैसे उसकी तरफ इशारा तो किया कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, इनके आपस में भी बहुत सारे ड्रिफ्ट्स हैं, तो उस पर भी हम इंशाल्लाह कोई वो एक पूरा अलग एक मौजू और उसको इंशाल्लाह आपसे बैठ के डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा आपसे कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको दोबारा खींच के स्टूडियो में यहाँ पे लाके बिठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़े रहने का, और वीडियो के ऊपर अपना फीडबैक दीजिएगा और जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।